नमस्कार मित्र ट्रॉय पांडे। हेलो हेलो हेलो। आजाद इस साइड सर, आपके मोबाइल पर OTP आया होगा, जरा बताएंगे क्या? देश में ऑनलाइन ठगी का धंधा जोरों से बढ़ रहा है और नए नए राज्यों में इसका विस्तार हो रहा है। आज के युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ा है, इसलिए कम पढ़े लिखे युवाओं से लेकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी इस काले धंधे का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही इसके पूरे स्ट्रक्चर में भी तेजी से बदलाव आया है। अब ये धंधा पहले से ज़्यादा संगठित और योजनाबद्ध है, जिससे धोखाधड़ी के तार देश विदेश तक फैल रहे हैं। आइए जानते हैं इस ठगी की अतरंगी दुनिया का काला क्या है सच। आपने नेटफ्लिक्स पर 2020 में आई एक वेब सीरीज जामताड़ा ज़रूर देखी होगी। अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन में रुचि रखते हैं तो आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद भी आई होगी। इसमें दिखाया गया है कि हमारे देश में कैसे 5वीं 8वीं फेल युवा लोगों को फ़ोन पर बेवकूफ़ बनाकर बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल से सैकड़ों में ही सामने वाले का बैंक अकाउंट खाली कर डालते हैं। झारखंड का जामताड़ा दरअसल ऐसे गुटों का सबसे बड़ा साम्राज्य है, जहां से पूरे देश भर में ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई होगी, और कुछ मामले तो आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे। नोएडा में रहने वाले अनूप कुमार के साथ भी कुछ दिन पहले ऐसी घटना हो चुकी है, जब दोपहर को उन्हें एक फ़ोन आया। सामने वाली लड़की ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया। उनके बैंक अकाउंट का KYC न होने का हवाला देते हुए उनके डेबिट कार्ड की तमाम जानकारी हासिल कर ली। फिर जैसे ही फ़ोन काटा, उनके अकाउंट में पड़े 17,000 रुपये निकल गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने बैंक को दी और अकाउंट को बंद करवाया। ऐसा ही एक मामला शामली के नितिन वर्मा के साथ हुआ, जब उनके छोटे भाई ने किसी कंटेंट को देखने के लिए ऑनलाइन गूगल क्रोम से एक वेबसाइट का लिंक डाउनलोड किया। उस साइट ने कंटेंट को देखने के लिए एक निश्चित रकम के भुगतान के लिए उनसे उनके डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी। जैसे ही साइट पर उन्होंने डेबिट कार्ड की डिटेल डाली तो उनके अकाउंट से 10,000, 18,000 और 3,000 रुपये की 3 रकम निकल गई। हालांकि ये दोनों ही मामले एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन मकसद और तरीका एक ही है, वो है ठगी का। ऑनलाइन ठगी का शिकार कैसे होते हैं लोग, आइए आपको बताते हैं। एक बैंक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ऐसे ठगी के ज़्यादातर मामले 90% ग्राहक की गलती की वजह से होते हैं, जिसमें ग्राहक किसी लालचवश डर के मारे या अनजाने में अपने बैंक से जुड़ी सभी जानकारी इस तरह के लोगों को दे देता है। लेकिन 10% मामले बैंक की लापरवाही के कारण भी होते हैं, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। इसमें ATM कार्ड का क्लोन तैयार करना शामिल है, लेकिन इस तरह की ठगी ज़्यादातर UPI के द्वारा की जाती है। ऐसे मामलों में इजाफा देखते हुए बैंक अब थोड़ा सतर्क हो गए हैं, और अगर कोई नया अकाउंट खुलता है और उसमें कुछ ज़्यादा पैसों की ट्रांजैक्शन देखी जा रही है तो बैंक उस अकाउंट पर पूरी नज़र होती है और थर्ड पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति का प्रोफाइल जानने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके अकाउंट में हो रहे ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा सके। अगर बैंक को किसी भी नए अकाउंट पर किसी तरह की शंका होती है तो वो तुरंत इसकी जानकारी साइबर क्राइम यूनिट को देते हैं। ग्राहक की शिकायत पर भी कई बार दूसरे अकाउंट में गए पैसे को फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कई बार कई ग्राहकों का पैसा सुरक्षित हो जाता है। जब 5,000 पुलिसकर्मियों ने की बड़ी कार्रवाई, बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड कहां से हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? विशेषज्ञ मानते हैं कि समय के साथ साइबर फ्रॉड की बाढ़ आने के पीछे उत्तर भारत के कई शहरों से अपराधियों का एक्टिव होना रहा है। अब झारखंड का जामताड़ा ही ऐसे अपराधों का भूमि है। अब इसके तार उत्तर भारत के कई राज्यों में भी फैलते जा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल 2023 में हरियाणा के नूह में इस तरह के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। 5,000 पुलिसकर्मियों ने 102 टीमें बनाकर 300 जगह छापेमारी की। इसमें नूह के 14 गांवों में
इंक्वायरी की गई और 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 66 लोग आरोपी पाए गए। इस गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। इन लोगों ने 28,000 लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके लिए उन्होंने कई बैंकों में 339 फर्जी बैंक खाते खुलवाए थे। इन साइबर ठगों की उम्र 18 से 35 साल के बीच थी और ये 4 लोगों के ग्रुप में काम करते थे। देश भर में इनके 250 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें राजस्थान के 20, उत्तर प्रदेश के 19 और हरियाणा के 211 लोग शामिल हैं। इन राज्यों में फैला है भीषण नेटवर्क। साइबर क्राइम पर साइबर एकाउंटर्स नाम से किताब लिखने वाले उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार बताते हैं कि झारखंड के जामताड़ा के अलावा अब ऐसे ठगों का नेटवर्क हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश के मथुरा कोसी और उत्तराखंड में देहरादून और महाराष्ट्र में फैल रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अब इस तरह के साइबर क्राइम अच्छी प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं, जिनमें पढ़े लिखे और इंग्लिश बोलने वाले लड़के लड़कियां भी शामिल हैं। इस तरह के पढ़े लिखे गिरोह फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिनमें 1 लाख रुपए उन्हें साइबर क्राइम कोर्स कराया जाता है, जिसके बाद वो ठगी करके लाखों रुपए कमाते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो टॉप 20 साइबर क्राइम के मामलों में लिस्ट उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका आदि का नंबर आता है। साल 2023 में राज्यवार साइबर क्राइम मामले क्या हुए हैं आइए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते ऑनलाइन अपराध पर बात करते हुए मथुरा के एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि यूपी के मथुरा और कोसी में इस तरह के गिरोह ज़्यादा है। इन गिरोहों की पहचान करके इन्हें पकड़ने का काम जारी है। ये कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अपराध होते हैं, क्योंकि यह राज्य भौगोलिक तौर से ज़्यादा है, इसलिए इतने बड़े राज्य में ज़्यादा अपराध होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रति व्यक्ति अनुपात में देखा जाए तो यह नंबर बाकी राज्यों की तुलना में कम है। लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कई उचित कदम उठा रही है। बढ़ते ऑनलाइन अपराध के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही स्कूल कॉलेजों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं। सफ़ेद पोश, काला धंधा, खतरा कम, ठगी की रकम ज़्यादा। लोगों को चपत लगाने के लिए ये हाईटेक ऑनलाइन ठग कई तरीके से काम करते हैं, जिसमें सबसे आम तरीका फ़ोन कॉल करके अपने सामने वाले को अपने पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बैंक अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी ले लेना। इसके अलावा वो लोगों को एक ऐसा लिंक भेजते हैं जिससे उनका फ़ोन हैक हो जाता है और कंप्यूटर की स्क्रीन तक वो एनी डिस्क के ज़रिए उसका फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं। फ़ोन में पहले से ही मौजूद लॉगिन, पासवर्ड और बाकी जानकारी के सहारे वो ठगी को अंजाम देते हैं। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हालांकि पुराने तरीके हो गए हैं, लेकिन लोग इससे भी काफ़ी ज़्यादा ठगी का शिकार हुए हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 देश भर में साइबर फ्रॉड के 11,28,265 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें लोगों को 74,88.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके चूना लगाया गया है। 2023 में राज्यवार ऑनलाइन हुई है ठगी। इसके अलावा आजकल ये शातिर अपराधी एक नए तरीके से ठगी कर रहे हैं, जिसमें किसी को भी डिजिटल अरेस्ट करवा देते हैं और इतना भय व्याप्त कर देते हैं कि उसे इन ठगों को पैसे ट्रांसफ़र करने ही पड़ते हैं। हाल ही में ऐसा मामला फरीदाबाद में रिपोर्ट किया गया, जहां पीड़िता को पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, जिसके लिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा चुकी थी। लेकिन 12 अक्टूबर को उसके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को यूपी के लखनऊ का कस्टम अधिकारी बताया। पीड़िता पर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए उसे वीडियो कॉल के जरिए सीबीआई अधिकारी से बात कराई गई। उस लड़की को बुरी तरह से डरा दिया गया और घर वालों को बताने से रोका गया। वीडियो कॉल के जरिए उसे 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया, जिसके बाद जमानत की एक मुश्त रकम का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को उसे छोड़ा गया। साइबर क्राइम लिस्ट में भारत का नंबर है जो है ये है 10वां नंबर।
ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी के ऐसे मामले सिर्फ भारत में ही आते हैं, बल्कि ऐसे मामलों की फहरिस्त विदेशों में हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा लंबी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनेशनल टीम वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स लेकर आई है, जिसमें लगभग 100 देशों की रैंकिंग शामिल की गई है। रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और धोखाधड़ी समेत साइबर क्राइम की अलग अलग कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। इस लिस्ट में रूस नंबर 1 पर है, वहीं भारत 10वें स्थान पर है। इसमें एडवांस फीस पेमेंट करने के लिए लोगों के साथ की गई धोखाधड़ी सबसे आम है। साइबर क्राइम में टॉप 10 देश रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, ब्रिटेन, ब्राज़ील, भारत। ठगी के लिए डाटा कहां से आता है? इस सवाल का जवाब देते हुए उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार बताते हैं कि लोगों को ठगने के लिए ये डाटा का जुगाड़ डार्क वेब से करते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का वो काला हिस्सा है जहां आपराधिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं और ये गैर कानूनी है। इसके अलावा ये टेलीकॉम कंपनियों से भी लोगों के मोबाइल नंबर का डाटा लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन कुछ गलत अधिकारियों की मिलीभगत से इनके पास ये डाटा आ जाता है। इसके अलावा विभिन्न जॉब पोर्टल पर सर्च कर रहे हैं, लोगों का एक डाटा तैयार करते हैं और उनके जॉब का झांसा देने के चक्कर में मोटी रकम ऐंठते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना रिज्यूम naukri.com पर अपलोड करके विशेष जॉब के लिए अप्लाई किया, तो ये वहाँ से आपका नंबर लेकर आपको उसी तरह की नौकरी के लिए फ़ोन करते हैं। फिर आपको इंटरव्यू या टेस्ट के लिए एक मुश्त रकम जमा कराने को कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट और नौकरी की चाह रखने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के मामले? इसके जवाब में पूर्व डीजीपी अशोक कुमार बताते हैं कि इस तरह के अपराध कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हैं। पढ़ लिख कर नौकरी न मिल पाना इस अपराध में आने की एक बड़ी वजह है। वहीं कम समय में मालामाल होने की चाहत इसकी दूसरी बड़ी वजह है। जब लोग देखते हैं कि कोई इंसान कम समय में बेहद अमीर बन गया, तो अक्सर जल्दी से अमीर बनने की चाहत भी उन्हें इस तरह के अपराध की तरफ ले जाती है। इसलिए इस धंधे में 17 साल से लेकर 35 साल तक के युवाओं की भरमार है। धोखाधड़ी होने पर क्या करना चाहिए? अगर आपके हाथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो सबसे पहले आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। आपको अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करके तुरंत इस फ्रॉड की सूचना देनी चाहिए और अपने कार्ड या अकाउंट को ब्लॉक करवाना चाहिए, ताकि आपके खाते से और रकम चोरी न हो सके। इसके बाद आपको तुरंत इसकी ऑनलाइन शिकायत करनी चाहिए, जो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https उसके बाद cybercrime.gov.in। फिर से आप लोग सुन लीजिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https:/cybercrime.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी तीसरी कंप्लेंट पुलिस थाने जाकर साइबर क्राइम सेल में करनी चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड पर सज़ा का प्रावधान। ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े कई कानून हैं और सज़ा के प्रावधान भी हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जुर्म साबित हो जाने पर उसको निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 65, अगर कोई किसी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा जाता है तो दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सज़ा और या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 66, किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग या कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क का बिना उसके इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल करने पर दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 66C, फ्रॉड के लिए पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान की अन्य चीज़ों का उपयोग करके पहचान की चोरी करने पर धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया जाता है। सेक्शन 66D, कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड करने और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 66F,
यह धारा साइबर टेरर एक्ट पर लगाई जाती है। इसके तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाकर अश्लील मैसेज पब्लिश करना, इस मामले में आरोपित को 5 साल तक की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सेक्शन 379 कई साइबर क्राइम चोरी के मामले कंप्यूटर या चोरी के डाटा का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। इसके तहत चोरी के लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जाता है। सेक्शन 420 आईपीसी की यह सेक्शन फ्रॉड करने या फ्रॉड वेबसाइट बनाने के लिए पासवर्ड चोरी से संबंधित अपराधों से जुड़ा है। धोखा देना और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करना, फेक वेबसाइट बनाने, साइबर फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम आईपीसी की सेक्शन से तहत 7 साल की जेल और या जुर्माना लग सकता है। सेक्शन 463 झूठे दस्तावेज या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना और ईमेल स्पूलिंग भी अपराध है। इसके लिए इस सेक्शन के तहत 7 साल तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 468 ऑनलाइन फ्रॉड या जालसाजी करना दंडनीय अपराध है। इस सेक्शन के तहत 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। देखेंगे रिपोर्ट।